हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज स्टार्ट करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को जरा। अच्छा, अब जिस तरह हमने कल चीजें डिस्कस की थी कि हमारा जो जितनी भी हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, जिस तरह एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, रेंटल होगी, सोल ट्रेड इनकम होगी, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, फॉरेन इनकम, ये जितनी भी हमारी इनकम्स होती है, इन सबको हम कंबाइन करके उसमें से हम पर्सनल अलाउंस लेस करा देते हैं। एंड देन उस पे फिर हमारा इनकम टैक्स रेट्स लगते हैं। जहाँ तक इनकम टैक्स रेट्स की बात थी, तो हमारे पास जो बेसिक स्लैब था जनाब, वो हमारा लगता था 1 पाउंड से लेके 37,700 पाउंड तक। अगर हमारी इतनी इनकम होती तो उस पर 10%, 20% टैक्स लगता है। अगर 37,000 से अबव होती, 1,25,000, 140 पाउंड तक होती, तो उस पे हमारा 40%। एंड उससे अबव जो इनकम होती है, उस पे 45% इनकम टैक्स लगता है। ओके। नाउ इफ अगर हम जाते थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इनकम की साइड पर। नाउ एम्प्लॉयमेंट इनकम का क्या सीन होता है? अब एम्प्लॉयमेंट इनकम में मैं आपको क्या समझाने वाला था, ऐसा कुछ है नहीं, जॉब ही होती है। हर बंदा जो यूके में जॉब कर रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कंफ्यूज इस चीज में नहीं होना कि यूके में जो लीगली काम किया जाता है, ठीक है। अब हमारे ज्यादातर जो पाकिस्तानी या एशियन इस तरह लोग जो छुप के काम कर रहे होते हैं, कैश पे कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम लीगल वे में बात कर रहे हैं। लीगल वे में बात किस तरह होती है? वो कुछ ऐसा होता है कि लेट्स से आप यूके जाते हैं, आपको मिलता है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है। NINO हम इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको NI बोलते हैं, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर इसको कहा जाता है। नो, NI नंबर क्या चीज होती है? ये एक किस्म का आपका वर्क परमिट होता है। आप लोगों ने, अगर आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो या अपने कोलीग्स या फ्रेंड्स फैमिली में किसी को लाजमी सुना होगा कि वो स्टूडेंट वीजे पे गया और उसको 20 आवर्स अ वीक जो है ना अलाउ है, वो हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकता है। तो ये उसके NI की बेसिस पे होता है। उसको जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर अलॉट हुआ होता है, उसमें ये ऑब्लिगेशन होती है कि ये लीगली 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। और जो फुल टाइम होते हैं वो फुल टाइम होते हैं। अच्छा, ये NI नंबर सेम एज जिस तरह हमारा पाकिस्तान में NTN नंबर होता है, इसकी भी थोड़ी सी उस तरह से ही आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। बाय द वे, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तान में जब आप इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर होते हैं, तो आपको NTN नंबर मिलता है, नेशनल टैक्सेशन नंबर मिलता है, ठीक है। यूके में जब जब एक बंदा टैक्सेस के लिए रजिस्टर होता है, उसको मिलता है UTR नंबर, ठीक है। UTR नंबर स्टैंड फॉर यूनिक टैक्स नंबर, टैक्स रेफरेंस, UTR नंबर मिलता है, ठीक है। UTR स्टैंड फॉर यूनिक टैक्स रेफरेंस, ठीक है। अब आपको काम करने के लिए NI नंबर चाहिए होता है, और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए आपको UTR नंबर चाहिए होता है। अच्छा। अब ये UTR तो ऑलमोस्ट हर एक बंदे का होता है, और NI नंबर भी यूके में हर एक बंदे का होता है, क्योंकि हर एक बंदा कोई ना कोई काम कर रहा होता है। बेशक आप जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, या आपके कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, आपको NI नंबर मोरलेस लाजमी आपको चाहिए होता है। अच्छा, अब हम बात करें कि यार एक बंदा है, यूके में रह रहा है, ठीक है, और वो जॉब कर रहा है। अब जॉब करने का निज़ाम क्या होता है? पाकिस्तान में भी मोरलेस इस तरह ही होता है। जो प्रॉपर कंपनीज है, लिमिटेड कंपनीज है या बड़ी कंपनीज है, आप जब उनके साथ जैसे आपकी उनके पास हायरिंग होती है, तो वो आई बिलीव पाकिस्तान में भी हर महीने आप FBR को अपना पेरोल सबमिट कराते हो कि इतना हमने इनकम टैक्स रिडक्शन की है, फलाना ढिमका चीजें की हैं। इस तरह यूके में भी जब आप किसी कंपनी के पास अपॉइंट होते हो, वहाँ जॉब स्टार्ट करते हो, तो वो अपने पेरोल में आपको एज अ न्यू ज्वाइनी शो कराते हैं कि हमारा एक नया एम्प्लॉय आया है। तो उस नए एम्प्लॉय से होता क्या है, जब मंथ एंड पे पेरोल रन किया जाता है, तो आपकी जो सैलरी होती है उसमें से इनकम टैक्स भी डिडक्ट किया जाता है, और नेशनल इंश्योरेंस भी डिडक्ट की जाती है।
ना अभी आपका एक सवाल है कि नेशनल इंश्योरेंस क्या चीज होती है। इसमें हम डिटेल में, हमारा एक लेक्चर आएगा, हम उसको वहां पे पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग अब इसको ये सब्जेक्ट है, इट्स जस्ट एन एडिशनल टैक्स फॉर यू। और इसकी आपको कहीं पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलती, ना इनकम टैक्स में, ना किसी और जगह पे। इट्स जस्ट लाइक कि आप यूके में रह रहे हैं और आप जिस कम्युनिटी या काउंटी या जिस शहर सिटी में रह रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को मेंटेन करने के लिए एक टैक्स टाइप होते हैं, आपको जो जो भी फैसिलिटी स्टेट की तरफ से मिल रही होती है ना, उसके अगेंस्ट आप एक पेमेंट कर रहे होते हैं, जिसको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, NIC। बट फॉर नाउ उसको हम साइड पर रखेंगे, उससे भी फिलहाल हमारा ताल्लुक नहीं है। टैक्स कुछ ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से एक बंदे की मंथली सैलरी जो है वो, बिलाल साहब अगर अवेलेबल है तो जरा आ जाए मैदान में, गपशप लगाते हैं। बिलाल खान। सर बस मैं 10 मिनट में आया। एनीवन एल्स? सर वो असल में वो जो पाकिस्तानी टैक्स की क्लास थी आज, तो उधर से वापस ही आने में थोड़ी सी देर हो गई है, क्योंकि आज सर ने क्लास कुछ ज़्यादा ही खींच दी है। कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एनीवन एल्स अवेलेबल वॉलेंटरी, अगर कोई हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है डिस्कशन सेशन को, या मैं किसी को फॉलो आउट करूँ? जी इशफाक खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अवेलेबल हूँ। मुझे माइक ऑन रखना है। जी आपको माइक ऑन रखना और हमारे साथ बातें भी करनी है। हम जो बात करते हैं हम आपसे पूछेंगे कि समझ आ रही है, नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आती तो आप हमें कह सकते हैं, ठीक है। अब चले। हम हम एक एग्जांपल ये करें कि एक बंदा यूके में जॉब कर रहा है और उसकी मंथली सैलरी, लेट्स से कितनी सैलरी रख ले भाई? 38,000। कितने? 38,000 ओ मंथली। तो यहाँ पे एनुअली होती है ना कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो वो अल्लाह। डिवाइड कर लें बाय 12। आप लगता है अपनी बस सैलरी हमसे भाई करवा पापा। रहे हैं, ऐसा है? तो ये 3,100 आ गया, ठीक है। आपकी एनुअल सैलरी जो बनती है वो आपकी होगी, अल्लाह आपको भला करे, हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन वही करनी है जो हमने कल सीखी है, ठीक है। अब हम सिर्फ फॉर द टाइमिंग ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना, आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट होता है। और जब अगर आपकी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो साल के आखिर में आपसे इतना ही टैक्स डिडक्ट हुआ होता है जितना आपका एक्चुअली बनता है ईयर एंड पे। और आपकी इन शॉर्ट कोई इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनती नहीं है अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, क्यों? क्योंकि हर महीने आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। अब वो टैक्स डिडक्शन हर महीने आपसे होती किस बेसिस पे है? वो ऑल्दो है पेरोल का पार्ट, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस टॉपिक से थोड़ा सा लिंक करता है। अब लेट्स से इशफाक साहब उनकी एनुअल सैलरी इतनी है, इनकी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम इससे पर्सनल अलाउंस लेस कराओ, तो जनाब ये हमारे पास 12,570 आ जाएगा। जो टैक्सेबल इनकम इनकी बनी हमारे पास सर, वो बन गई एनुअल सैलरी से, ये लेस करे पर्सनल अलाउंस, तो 25,000 बन गई है। ये आपकी सारी बेसिक टैक्स रेट में आ रही है। बेसिक टैक्स रेट हमारे पास जो है जी वो 20% है, तो ये हमारे पास 20% हो गया, ये एनुअल टैक्स हो गया। और अगर हम इसको मंथली टैक्स पे ले आए, तो इसी टैक्स को हम डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो 423 बन गया। तो इनकी जो मंथली सैलरी हमारे पास यहाँ आ रही थी, ये इनकी मंथली सैलरी हो गई है। इससे ये इनका मंथली टैक्स डिडक्ट होगा। अ, ये है 423.83, ठीक है। ये हो गया। और इनको जो नेट सैलरी मिलेगी हर महीने, दैट इज, ठीक है, ये इनकी नेट सैलरी बनते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी आती है, वो मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। मैं जस्ट आपको इनकम टैक्स का समझा रहा हूँ कि आपको इनकम टैक्स कितना पड़ता है हर महीने, और ये आपसे हर महीने ही सैलरी से नहीं टैक्स डिडक्ट होगा। हाँ, अगर आपकी मंथली सैलरी चेंज होती है ड्यूरिंग द ईयर, फिर ऑब्वियसली उसके मुताबिक आपकी टैक्स भी रिवाइज होता है।
जी आईफोन वाले भाई फरमाएं, क्या क्वेश्चन है आपका? आपने रेज हैंड किया होगा। ये रेज हैंड है, आपका नाम नहीं शो हो रहा है, आईफोन शो हो रहा है, तो प्लीज फरमाएं आपको क्वेश्चन। ओके। अच्छा। म्यूट है मेरे ख्याल में, अरे अनम्यूट करें। बस इग्नोर करें, जब बात नहीं करे तो क्या जी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, फरमाएं सर। जी जी, वो आपको मेरे ख्याल शायद कोई वॉलंटियर चाहिए था, मैं इसलिए मैंने रेज हैंड किया था। तो अगर आपके पास अच्छा, ऑलरेडी आ गया, बस ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, नाउ ये तो हमने देख ली कि हमारी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन नॉर्मली हमारे पास किस तरह से आती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास यूके में अगर एक बंदा जॉब करता है तो उसको दो तीन किस्म के फॉर्म नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्म्स, ये आपको पहला देखने को मिलता है P60 फॉर्म, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है P11D फॉर्म, और आपको मिलता है P45 P45। फॉर्म। नाउ व्हाट इज P60 फॉर्म, व्हाट इज P11D फॉर्म, व्हाट इज P45 फॉर्म, ये तीनों फॉर्म मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और वहां से आपको समझा भी दूंगा। अब पाक भाई आपको तो ऑब्वियसली इन चीजों को पता होगा क्योंकि आपको इन चीजों से वास्ता है। जी जी। बात ये है कि P60 फॉर्म क्या होता है, ये ये आपकी। बेसिकली जो है ना, एनुअल जो आपका होता है मैं ना। समझाता मैं समझाता मैं सॉरी, मैं पहले मुझे समझा अपने आप तरीके से मुझसे पूछ समझाना। रहे हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। एनुअल एनुअल समरी होती है आपकी। हाँ जी। एनुअल समरी किस चीज की? ग्रॉस सैलरी एंड इनकम टैक्स डिडक्टेड, ठीक है। आपके P60 फॉर्म में मेजर ये दो चीजें आपकी होती हैं और यही आपको चाहिए होती है। इट्स जस्ट लाइक एक सैलरी सर्टिफिकेट है जो कि टैक्स ईयर एंड होने पे आपको मिलता है, आपका एम्प्लॉयर भी आपको देता है। और ये टैक्स सर्टिफिकेट जो होता है ना, आपका एम्प्लॉयर जो है ना, वो HMRC को भी सबमिट करता है। ऑल्दो HMRC के पास मंथली जो रिकॉर्ड आ रहा होता है ना, हर महीने पे स्लिप्स आ रही होती है, तो उससे भी HMRC के पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और 12 आपके एम्प्लॉयर आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड नहीं करता, आप HMRC से अपने पोर्टल से खुद ही भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मसला नहीं, HMRC आपको खुद ही भेज देगा, ठीक है। बहरहाल ये एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। अब इसमें होता क्या है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब आपने पूरे टैक्स ईयर में इस कंपनी से जहां आप जॉब करे, जिस एम्प्लॉयर के साथ आप जॉब करे, उससे आपने कितनी टोटल सैलरी ली है और उसने आपसे टोटल कितना इनकम टैक्स डिडक्ट किया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज P11D? अब आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास या शायद आपको भी कोई सर के बेनिफिट्स आपकी जॉब की वजह से मिलते हो, कि फॉर एग्जांपल आपको कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, या आपको कोई गाड़ी चलाने को मिली हुई है, या आपको कोई कंपनी के एसेट यूज करने के लिए दिया हुआ है, या आपको कोई रहने के लिए कोई घर दिया हुआ है, या आपको कोई बेनिफिशियरी लोन दिया हुआ है। बेनिफिशियरी लोन स्टैंड फॉर कि मार्केट रेट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 12-13% पर्सनल लोन जैसे अगर चल रहा है, तो आपको आपके एम्प्लॉयर ने 5% लोन पे 5% इंटरेस्ट पे लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्री आपको लोन दी होती है। ये भी आपके लिए एक टैक्सेबल बेनिफिट होता है। और ये टैक्सेबल बेनिफिट जो है ना, ये टैक्स मतलब ये आपके इनकम टैक्स का पार्ट बनता है और इस पे आपको टैक्स दिया जाता है। अब जिस तरह हमने बात की है ना गाड़ी की, कि गाड़ी किस तरह अगर एक बंदे को दी गई है तो वो टैक्सेबल बेनिफिट हमारा किस तरह से बनता है, ठीक है। अब जाहिर बात है, मैं एलएस से जा जॉब करो, मुझे गाड़ी मिली हुई है, तो वो हर महीने मेरा P11D जो है ना, सॉरी, एनुअली जो है ना, मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है बेनिफिट के ऊपर। अब ये कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, ऑब्वियसली ये मेरे एम्प्लॉयर का ही काम होता है, मैंने सिर्फ पे करना होता है। नहीं, P11D एम्प्लॉयर को, और मुझे इनकम टैक्स में पे करना होता है, ठीक है। जो साल के आखिर में अपनी टैक्स रिटर्न बनाता हूँ। ओके, तो अब लेट्स मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी। अब उसको
एक कैलकुलेशन है, एक वर्किंग है, जिसके थ्रू उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू मॉनेटरी टर्म। कि मतलब अगर एक गाड़ी मुझे दी गई है तो उसको इतने, अगर मुझे पूरा साल प्रोवाइडेड चलाने के लिए, तो उसके मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कितनी बनेगी। ठीक है। अब जाहिर बात है, मुझे कोई पैसे तो नहीं मिल रहे, मुझे गाड़ी मिली हुई है, अब उसको हम पैसे में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए HMRC के अपना एक क्राइटेरिया, जिसके थ्रू उस आपके जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उसको एक मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके ऊपर आपको फिर HMRC को टैक्स देना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप जमा कराते हो उसमें। तो P11D में आपके क्या आते हैं, इसमें आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स आते हैं। अब टैक्सेबल बेनिफिट नॉर्मली जो मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिल जाता है कि आप मोटर व्हीकल आपको दी जाती है, फ्यूल फॉर कार हो गया, लेट्स से अकोमोडेशन आपको अगर दी जाती है, या बेनिफिशियरी, यार स्पेलिंग हमारी थोड़ी सी माड़ी ही होती है तो समझा जाएगा, बेनिफिशियरी लोन या लो इंटरेस्ट, इंश्योरेंस हो गई कुछ ऐसे। लो इंटरेस्ट लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है, ये हम एम्प्लॉयर की तरफ से बात करें जहाँ आप जॉब कर रहे हो, आपको ये मिल रहा है, या आपको वैन प्रोवाइडेड है चलाने के लिए। ठीक है, अगर आपको इस तरह का कोई बेनिफिट मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर से, तो उसके ऊपर आपको एनुअल एक अमाउंट बनाई जाती है जो आपकी P11D में मेंशन होती है, और उसके ऊपर आपको अपनी इनकम टैक्स में टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोटर व्हीकल दी गई है और उसके पे बेनिफिट जो है ना, कोई 22,500 बेनिफिट आपको बना है, P11D में इतना आ गया, तो इस P11D पे भी आपका, जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट इनकम 38,000 बनी थी, परसेंट अलाउंस लेस हुआ, तो 38,000 से नीचे आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स भी हो जाएंगे 22,550 के, तो आपकी इनकम जो है ना वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 40,250 हो जाएगी, उसमें से परसेंट अलाउंस लेस होगा। तो ये आपकी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर की जाती है इन टैक्सेबल बेनिफिट्स को, जिसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट है। नाउ व्हाट इज P45 फॉर्म? इट्स एम्प्लॉय लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, नाउ ये क्यों जरूरी है? एज यू गाइस नो कि हमारा जो टैक्स ईयर चल रहा है जी, वो हमारा स्टार्ट हुआ था 06/04/2024 से। मैं डेट ठीक कर लेता हूँ, स्टार्ट डेट टू 5 अप्रैल 2025 तक हमारा टैक्स ईयर चल रहा है। ठीक है, अब याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी एक बात कही थी, आज दोबारा कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल के लिए जो भी इनकम हमने टैक्स रिटर्न में शो करानी है, वो सारी की सारी इस टाइम फ्रेम के बीच में जो जो एक्टिविटी हुई है वो हम शो कराएंगे। हमें जो P60 फॉर्म मिलता है ये हमें मिलता है इस टाइम पीरियड का। ठीक है, हमें P11D भी जो मिलता है वो भी इसी टाइम पीरियड का मिलता है, और P45 भी जो हमें मिलता है वो इसी टाइम पीरियड से ही रिलेटेड होता है। अब ये P45 के लिए मैं थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर ली कि रिलेटेड होता है। इट मीन्स आई वॉज वर्किंग एट अ जॉब। ठीक है, मैं एक कंपनी के साथ जॉब कर रहा था, नया टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल 2024 गुजर गया। ठीक है जी, और मुझे ईयर एंड जब हुआ था तो मुझे P60 मिल गया था। पर मैं 1 2 3 4 5 महीने करते करते मैंने जॉब लीव की। कब? लेट्स से मैं कहता 31 अगस्त 2024 को मैंने जॉब छोड़ दी। ठीक है, अब मैं ईयर एंड, मतलब नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने जॉब की है, लेकिन मैं जॉब छोड़ दी। अब जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे अ, एक सर्टिफिकेट मेरा एम्प्लॉयर इशू करता है, उससे मेरे एक्स एम्प्लॉयर की तरफ से, जो मेरा एक्स एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, उसकी तरफ से इशू होता है। उसमें क्या होता है, टोटल ग्रॉस सैलरी और टोटल इनकम टैक्स डिडक्टेड। मतलब जो नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो गया था 6 अप्रैल 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक, जो मैंने जॉब की थी अपने उस एक्स एम्प्लॉयर के साथ, तो वो मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट देगा, जिसको हम कहते हैं P45 फॉर्म, और उसमें हमारी इनकम मेंशन होगी, कौन सी, फ्रॉम, आपका अल्लाह भला करे, 06
04/2024 टू हमारी लिविंग डेट क्या है 31 अगस्त 2024। ये टाइम पीरियड मैंने अपने उस एम्प्लॉयर के साथ काम किया था, तो मुझे इस टाइम पीरियड के लिए P45 मिल जाएगा। अब लेट्स से मैंने ज्वाइन कर ली न्यू कंपनी, ज्वाइन ABC लिमिटेड, ठीक है। मैंने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली ABC लिमिटेड, जो कि मैंने फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे 1 सितंबर 2024 से ज्वाइन कर ली, और करते कराते हमारा टैक्स ईयर एंड हो गया, ठीक है। टैक्स ईयर एंड हो गया, ये मतलब 5 अप्रैल 2025 गुजर गया। तो अब ईयर एंड खत्म होते वक्त जब खत्म हुआ, तो मैं ABC के साथ एम्प्लॉय ही था। जिस सर हमने यहाँ देखा था, जब ये नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो मैं जारी बदस के पास जॉब कर रहा था, तो इसने मुझे P60 फॉर्म दिया। फिर मैं बीच में छोड़ के गया, तो उसने मुझे स्टार्ट ऑफ टैक्स पीरियड से लेकर टिल डेट ऑफ रेजिग्नेशन या डेट ऑफ लीविंग तक उसने मुझे P45 फॉर्म दिया। अब मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की 1 सितंबर 2024 से, और मैं जॉब करता रहा। टैक्स ईयर एंड हो गया और मैं फर्दर वही जॉब या फिलहाल कर रहा हूँ। इन शॉर्ट टैक्स ईयर एंड तक मैं उसी एम्प्लॉयर के साथ हूँ। तो ये जो मेरा ABC लिमिटेड है, ये मुझे क्या करेगा, इशू करेगा क्या, P60 फॉर्म। और अगेन उस P60 फॉर्म में मेरी ग्रॉस सैलरी और इनकम टैक्स डिडक्ट आएगा फ्रॉम ABC लिमिटेड। मेरे ABC लिमिटेड से चूंकि मैं मेरी करंट जॉब चल रही है, although मैंने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ज्वाइन किया, बट एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर मैं ABC लिमिटेड के साथ एम्प्लॉय था। तो मेरे ABC लिमिटेड जो मेरा एम्प्लॉयर है, वो मुझे P60 फॉर्म देगा, और उसके अंदर मेरी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी और इनकम टैक्स डिडक्टेड, जो कि होगी फ्रॉम अगस्त टू टैक्स ईयर एंड। और मेरी बाकी साल की जो इनकम होगी मेरे P45 से मुझे मिल जाएगी। तो ये दोनों चीजें मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करवाऊंगा, ताकि मेरी पूरी एनुअल सैलरी शो हो मेरी टैक्स रिटर्न, ठीक है जी। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ चीज समझ नहीं आई है, तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। अशफाक भाई सही बोलूंगी या कुछ गलत बोलूंगी? नहीं, बिल्कुल अस्सलाम ठीक। वालेकुम। सादी भाई आप आ, प्लीज रेज रेज हैंड करके आया करें, आप डायरेक्ट आते हैं। आप कल भी मैंने आपको नोट किया, रेज हैंड किया करें, देन मैं जब आपका नाम कॉल करूँ तब आप, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे रेज हैंड करके आते हैं, तो उनके साथ नहीं साथ, ठीक है। माइंड ना कीजिए इस चीज को, हम क्लास के टाइम पे थोड़ा सा मेंटेन। जी बिलाल खान साहब फरमाए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टैक्स पेयर का जो आपने कहा बीच में छोड़ देता है, तो जो पुरानी मतलब उसके ABC के साथ उसकी जो सैलरी थी, मतलब लेट सपोज 2 महीने की सैलरी उसने ली है, तो सिर्फ 2 महीने पे टैक्स लगेगा, और बाकी जो सैलरी है उस पर क्या टैक्स लगेगा? मतलब वो बेसिक टैक्स पे रेट लगेगा जो पिछले हमने पढ़ा था। सर हम टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो फॉर्म्स की फिलहाल बात कर रहे हैं। टैक्स कैलकुलेशन उसी तरह से ही होती है जिस तरह ये आप देख रही, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, सही है सही है। आपसे अगर इवन पाकिस्तान में भी आप अगर किसी के पास जॉब स्टार्ट करते, तो आपकी आज जितनी सैलरी है, टैक्स ईयर एंड तक वो कैलकुलेट करते हैं कि आपकी एनुअल सैलरी कितनी लग रही है, और एनुअल सैलरी पे फिर एनुअल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और इस टैक्स को ब्रेक डाउन किया जाता है नंबर ऑफ मंथ्स पर, और आपसे उतना हर महीने टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। जी। बिलाल भाई, उसमें साहब ऐसा होता है ना कि फर्स्ट मंथ आपका है, वो मल्टीप्लाई 12 करके वो फर्स्ट मंथ से ही आपसे टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको फर्स्ट 12,570 तक कुछ नहीं चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो उसको फुल ईयर काउंट करके और फिर उसको मंथली चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अभी तो सर बहुत इसमें रैम दिले हुए हैं, अभी इसमें NI नहीं आया, अभी इसमें पेंशन नहीं आई। अगर मुझे सर पैसे 2700 तो वहां मिले तो जाते मैं हैं। तो लुटियां डालूं। हाँ हाँ, अच्छा खासा तकरीबन, अगर 425 पाउंड, यार अगर आपकी 3000 3166 सैलरी है ना, तो आपको मर के कोई 25-2600 सैलरी आती है। नहीं, इससे भी कम हो जाती है अक्सर। और अगर आपके थोड़ा सा कोई आपको मिल जाए ना, मिसाल के तौर पर बोनसेस वगैरह आते हैं, तो वो क्योंकि उसमें ओ ऐड हो जाते हैं, फिर तो वो ऑब्वियसली, टिका के टैक्स लगा देते हैं, आपको हायर टैक्स रेट पे डाल देते हैं। फिर आप रोते रहे कि मुझे 1 महीने का बोनस आया, अगले 5 महीने नहीं आएगा। बिल्कुल, ये तो है। जी सात भाई फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, वालेकुम। इस मैंने पूछना ये था कि आपने जैसे P11D फॉर्म में ये बताया था कि जैसे मोटर व्हीकल उस बंदे को मिली है, तो या फ्यूल मिला है कार का, तो वो जो अमाउंट उसको, उस वाली अमाउंट का जो बेनिफिट वो तो कंपनी की तरफ से उसको मिल गया, एम्प्लॉयर ने दे दिया,
तो वो हम हाँ गाड़ी की वैल्यू लगाकर उसको चेक करेंगे, या हम कौन सी उसकी वैल्यू को देखते हुए पी फर्स्ट ऑफ इलेवन ऑल डी फॉर्म में टैक्स कटेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ एम्प्लॉय ये आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। ये आप नहीं कैलकुलेट करते हो, आपका आपका एम्प्लॉयर P11D थमा देता है कि भाई मैंने आपको गाड़ी की मद में इतना बेनिफिट दिए पूरे साल में, और उसके ऊपर आप टैक्स दो गवर्नमेंट को, ठीक है। यानी कि सर टैक्स वो की, कैलकुलेट करें। हाँ वो आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, वो आपका हेडेक नहीं। और सर कल को अगर मैं एम्प्लॉयर बन जाता हूँ तो फिर मुझे किस तरह से अगले फिर को? आपका अल्लाह हाफिज है, अल्लाह हाफिज है फिर आपको। मैं बताऊंगा, मैं सर आपको बताना। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है ना कुछ बेनिफिट जो है ना बेसिक, वो मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बताऊंगा। बहरहाल पेरोल सॉफ्टवेयर मैं आपको जब पेरोल बताऊंगा तो उसका वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, तो उसकी आप परेशानी ना लें। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है सर। थैंक यू। जी मोहम्मद शेख साहब। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, सैलरीड क्लास के टैक्सेशन के हवाले से मेरा एक सवाल था कि कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी होगी कि यहाँ से कम पे टैक्स नहीं लगेगा, एम आई राइट? अगर आपकी एनुअल सैलरी 12,570 पाउंड से कम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, तो नेशनल अगर कोई इंश्योरेंस टैक्स बंदा, आपको लगेगा। बिल्कुल, तो फिर अगर कोई बंदा ईयर के मतलब टैक्सेबल ईयर के लास्ट 2-3 महीने में जॉब करता है, तो उसका तो मतलब सम ऑफ अमाउंट ड्यूरिंग द टैक्सेबल ईयर, तो वो थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जाएगा, तो उसका कोई हाँ, कैलकुलेशन होता है या वो टैक्सेबल एग्जेम्प्ट होता है ना वो तो? तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज किया है तो आप अपने टैक्स रिटर्न में रिफंड ले लोगे HMRC से। रिफंड मिल जाएगा, परफेक्ट सर, थैंक यू। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लेने से लास्ट 3 मंथ में ज्वाइन किए और आपकी सैलरी बेसिक रेट बैंड को क्रॉस ही नहीं कर रही है 12,570 को, और आपके एम्प्लॉयर ने से आपसे हर महीने टैक्स डिडक्ट किया, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, परफेक्ट। फ्लोरिडा। जी फरमाएं, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज बोले आप। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। ओके, मैं आपको थोड़ा सा कुछ ये P60 P11D वगैरह आपके फॉर्म्स दिखा देता हूँ, तब तक रमजान भाई आप पूछें। मेरा सर ये क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स जाते हैं नॉर्मली ना, उनको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं, तो हम्म, क्या वो भी रिटर्न उनकी जाती है? अगर जाती क्यों है नहीं तो जाती? फिर उनकी तो मतलब ये 12,000 से कम ही सैलरी होती है, तो उस सूरत में क्या होता है? हालांकि उनका टैक्स बेशक उनकी डिडक्ट सैलरी हो रहा कम हो, होता है। बेशक उनकी सैलरी कम हो, लेकिन टैक्स रिटर्न तो आपको फिर भी जमा करानी है ना। देखो, टैक्स रिटर्न जमा कराने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइबिलिटी होगी तभी आप टैक्स जमा करोगे, आपका रिफंड बने, आपकी नील रिटर्न बने, इट डजंट मैटर, टैक्स तो आपको जमा कराना है ना। मुझे एक सेकंड आपको दीजिएगा प्लीज। मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, मुझे एक सेकंड आपको दे दो तो मैं पानी। जी, ये हमारे पास एक P60 टेक्सचर को फिलहाल इग्नोर करें, 1-2 साल पुराना है, बट मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह अपडेटेड जो है ना 25 की भी आपको अब साथ में शेयर कर लूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग सर्टिफिकेट सेम ही होते हैं, इन्फॉर्मेशन सेम ही आपको उसके ऊपर मिलती है, तो उसके आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है जी, ये P60 फॉर्म हमें मिला है, ठीक है, फॉर द टेक्सचर February 23, ये 22-23 के 2 साल पुराने ही है। खैर मैं आप लोग को अपडेटेड भी दिखा दूंगा। यही चीज होती है, इन्फॉर्मेशन सारी यही होती है, सिर्फ हमें मेन चीज हमें ये अमाउंट चाहिए,
यहाँ पे जी हमारे पास उसका सरनेम आ गया, उसका फोरनेम आ गया, क्रिस्टियन गलाजेवा, ये भी नाम है। ये उसका जी नेशनल इंश्योरेंस नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है, जो एनआई नंबर मैं आपको कह रहा था कि बेसिस पे आप काम कर सकते हैं यूके में। अब ये साहिबा ही है, साहिबा ही मुझे लग रहा है। अच्छा, इनको P60 फॉर्म मिला, P60 फॉर्म इनको मिला किससे है जी? योर एम्प्लॉयर फुल नेम एंड एड्रेस। ये एक एम्प्लॉयर है, एबी ज्वेलरी किचन एंड बेडरूम्स लिमिटेड के नेम से इनका एड्रेस आ गया, ठीक है। यहाँ इन्होंने जॉब की है और टैक्स एंड पे इसको P60 फॉर्म मिला है जिसमें मेंशन्ड है कि इन दिस एम्प्लॉयमेंट इसको 24,185 पाउंड एंड 98 पेंस टोटल ग्रॉस सैलरी मिली है। और इससे जो इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो है 2,321 पाउंड एंड 20 पेंस। तो टोटल फॉर द ईयर जो है ना वो भी सेम आ रही है। अब ये आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, ये तब हमें जरूरत पड़ जाती है। लेट्स से अगर इसने ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन किया है इस कंपनी को और प्रीवियसली की जॉब छोड़ के आई है, तो वहाँ पे P60 यहाँ पे जब दिखाएगी तो यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इनकम भी इसकी शो हो जाएगी और करंट एम्प्लॉयमेंट इनकम भी इसकी शो हो जाती है। तो टोटल इनकम फॉर द ईयर जो है ना वो एक जगह पे आ जाती है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है नॉर्मली। लॉजिकली लीगली होना चाहिए बट कोई इतना बॉदर नहीं करता है, ना एम्प्लॉयर बॉदर करता ना एम्प्लॉय, ठीक है। तो इन शॉर्ट एबी ज्वेलरी एंड किचन के पास ये जो क्रिश्चियन साहिबा है इन्होंने जितनी भी टाइम जॉब की है इनको ग्रॉस सैलरी मिले 24,185.98 और इससे जो इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो ये हुआ है, ठीक है। ये आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स आ जाती है और ये क्रिश्चियन साहिबा का पर्सनल डिटेल्स आ जाती है हमारे पास। जी साथ साथ सर मेरा सवाल ये है कि अगर एक स्टूडेंट जो 2010 में गया हो और उसने नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी बनवा लिया हो और वो 15 साल के बाद दोबारा यूके जाता है स्टूडेंट वीज़े पे, तो क्या उसका वही नेशनल इंश्योरेंस नंबर चलेगा या उसको दोबारा से एनआई नंबर बनाना पड़ेगा? यार ये सच पूछे तो इसका तो मुझे भी नहीं पता यार, नहीं नंबर तो बक्कल में आपका सेम ही रहता है इशफाक भाई, नहीं, अगर सेम आप ही इसमें रहेगा, इनपुट देना। क्योंकि उस सेम ही बंदे रहता है की ना, जो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगी तो वही सेम रहेगा, चेंज नहीं होता क्योंकि वो। इट्स जस्ट लाइक योर क्या कहते हैं यूटीआर नंबर ना, ये आपका बहुत जरूरी होता है एनआई नंबर। ये काइंड ऑफ हाँ, आपका CNIC नंबर की तरह आपका काइंड ऑफ इस्तेमाल होता है। तो ये आई थिंक ये आपका चेंज नहीं होती है, एक बंदे को अलॉट हो जाए तो वो था याद उसके वही रहते, ये कभी चेंज नहीं हो, ठीक है। क्योंकि जो हाँ आपकी अभी जो एनआई कंट्रीब्यूशंस होती है ना, फिर उसके बेस पे आपको जब आप रिटायरमेंट एज में पहुंचते हैं तो फिर आपको स्टेट पेंशन आपको जो मिलती है पेंशन वो आपकी स्टेट उसकी। पेंशन मिलती है, आपकी एनआई नंबर की ओके। बेस पे मिलती अगर आप दूसरा कोई ले लेंगे या कोई नाम चेंज करके आएंगे तो फिर आपकी वो जो कंट्रीब्यूशन पहले पे की होगी तो है। सर क्योंकि ये जाहिर बात है वही आपका सारा रिकॉर्ड HMRC के पास होता है और HMRC आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर और यूटीआर नंबर से ही जानती है, वो आपको साहब के नाम से नहीं जानती, ठीक है। ओके। तो सर जिस तरह ये अक्सर लोग ये मतलब ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, लाइक जैसे ये चीजें लेके आ जाते हैं ये इंस्टॉलमेंट पर और वो वहाँ नहीं पे करते सपोज, तो हाँ, हाँ। क्या वो भी उनकी टैक्स पे एनआई नंबर पे ये चीजें अफेक्ट करती हैं फिर? यार इसका एनआई नंबर और टैक्स से कोई लेना देना तो है नहीं। अब उसने एक चीज खरीदी है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसने जिसको पेमेंट नहीं किया वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है ना। गवर्नमेंट का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो उस पर कंप्लेन वगैरह करता है पुलिस वगैरह वो एक अलग स्टोरी, लेकिन HMRC वगैरह का तो मेरे ख्याल में इससे कोई ताल्लुक नहीं मतलब बनता है। सर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो खराब हो जाती है फिर इससे? देखो वो तो आपका बैंकिंग साइड आ जाती है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है या फ्रॉडुलेंट रिकॉर्ड पुलिस के पास आ जाता है, वो एक डिफरेंट चीज है, उसका आपके टैक्सेस से कोई लेना देना नहीं। ऑलराइट, ठीक हो गया सर, हाँ थैंक यू। अगर आपका इस तरह का रिकॉर्ड होता है फिर आपके लोन्स अप्रूव नहीं होते, क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होते हैं, इस तरह के मामला आते हैं तो और उसके HMRC से कोई लेना देना नहीं, ना HMRC को कोई इंटरेस्ट है उन चीजों में, ठीक है। उसको इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज से है कि आपने साल में कितना कमाए उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है वो मुझे पे करो, वो नहीं पे करोगे तो वो आपके पीछे पड़ेगा, पेनल्टीज लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा और हो सके तो क्या कहते हैं ना ये बात क्रिमिनल ऑफेंस कहलाया जाता है। अगर आप फ्रॉड वगैरह करते हो, टैक्स एवेजन करते हो, अवॉइडेंस नहीं एवेजन, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस में नॉर्मली आता है। थैंक यू वेरी मच सर। नो इशू। अच्छा ये आपको यहाँ पे कुछ इनकम नजर आ रही है, ये फिलहाल आप लोग को जरूरत नहीं है कि इसका हमने क्या करना है, इसको आप ना ही फिलहाल देख लीजिए बेहतर है। यहाँ पे आपको कुछ और बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, ये
क्योंकि अभी थोड़ा सा लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी करते हैं और गवर्नमेंट्स भी मतलब फैसिलिटेट करती है। तो अगर कोई लेट्स से कोई फीमेल है और वो मेटर्निटी लीव पे गई होती है, तो उसको स्टैट्यूटरी मेटर्निटी पे जो मिलती है वो आपकी यहाँ मेंशन होती है, तो देर अगर आपको मिली है, ठीक है। अगर आपको पेटर्निटी पे मिली है, मतलब जो हस्बैंड होता है उसको भी कुछ लीव मिलती है। आई डोंट नो हस्बैंड को कितनी मिलती है, लेकिन मेटर्निटी पे नॉर्मली 6 मंथ्स की मिलती है, पेड लीव्स होती है। तो वो तो हस्बैंड आपकी को यहाँ टू मेंशन वीक्स पेटर्निटी 2 वीक्स होती 2 वीक्स होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपके नॉर्मली जो है ना है। वो 2 वीक्स होते स्टैट्यूटरी जितनी भी है ना, वो अगर उसकी जो पे होती है वो आपको यहाँ मेंशन होती है। शेयर्ड पेरेंटल पे अगर आपने मिलके कोई होता है पेरेंटल पे, आपकी वो भी मिलती है अगर आप छुट्टियाँ कर रहे हो और आप दोनों को मिल रही है अगर आप एक ही जगह जॉब कर रहे हो। स्टैट्यूटरी अडॉप्शन पे अगर आपको कोई मिल रही है वो आ गई है। और पेरेंटल एग्रीमेंट पे अगर आपकी फादर और मदर में से किसी की अगर डेथ हो जाती है और आप छुट्टियाँ करते हो और उसकी जो आपको पे मिलती है वो भी स्टैट्यूटरी होती है, वो यहाँ मेंशन। और होता ये है यूके में, अगर आपने स्टूडेंट लोन लिया होता है स्टडीज के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन लोन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लोन हो, तो होता ये है कि आप जब पढ़ रहे होते हो तो आप गवर्नमेंट से लोन ले लेते हो, और फिर आप जब जॉब स्टार्ट करते हो तो आपकी सर्टेन अमाउंट इनकम जब होती है, तो उसके बाद आपकी जॉब से ऑटोमेटिकली लोन डिडक्शन स्टार्ट हो जाती है, इंस्टॉलमेंट पे होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, तो वो स्टूडेंट लोन जो है ना वो यहाँ पे मेंशन होती है, चाहे वो स्टूडेंट लोन है या पोस्ट ग्रेजुएशन लोन है, ठीक है। स्टूडेंट लोन यहाँ तक जो है ना, यहाँ पे ग्रेजुएशन लोन डिडक्शन आती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपने लोन लिया होता है तो वो आपके पास यहाँ पे मेंशन होता है। अब ये इन सारे फॉर्म्स जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह टेक्स्ट रिटर्न में भी लेके जाऊंगा उधर की संदर्भ में। तो अच्छा, ये हमने देख लिया 360 फॉर्म जिसमें आपको आपकी एनुअल इनकम शो हो रही होती है सैलरी की, और जितना आपसे टैक्स डिडक्ट होता है। अब मतलब इसकी इतनी इनकम थी, इससे ऑलरेडी इतना टैक्स डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके जारी बात है इसको बेनिफिट मिलेगा, इसकी जो टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी, पहले इसका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उसमें से फिर ये टैक्स लेस किया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पे कर चुकी है। तो रिमेनिंग बैलेंस जो बनेगा वो फिर या ये पे करेगी या रिफंड मिलेगा, जो भी मामला होंगे वो देखते हैं। अच्छा, अ, ये सॉरी, मेरे पास इधर एक और जी जी, ये हमारे पास एक अदद P11D फॉर्म है, ठीक है जी। अब अगेन इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी वही नजर आएंगी। और ये एम्प्लॉयर नेम आ रहा है, ये कंपनी है, उसके एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर पे रेफरेंस नंबर है, ये आपको P60 में भी नजर आएगा। ये एम्प्लॉयर डिटेल के नीचे ये एम्प्लॉयर पे रेफरेंस आपको नजर आएगा। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयर पे रेफरेंस? जब एक कंपनी एक एम्प्लॉयर HMRC के साथ रजिस्टर्ड होती है पे के लिए, पेरोल के लिए रजिस्टर्ड होती है, तो उसको ये एक नंबर इशू किया जाता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस, PAYE, पेई, एंड इट स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी जो एम्प्लॉय नेम है रॉबिन क्लार्क है। ये उनका वर्क नंबर है, पेरोल नंबर और हर डिपार्ट कंपनी के अपने जो एक सीक्वेंस नंबर होते हैं वो चल रहे होते हैं। ये इसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया। इफ अ डायरेक्टर टेक केयर, तो ये इस कंपनी की डायरेक्टर भी है। आप इधर को आपको इसके बॉक्स में टिक नजर आ रहा है, फीमेल है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। अच्छा, अब नाउ आपको ये जो ABCDEFGHIJKLMN जो नजर आ रहे हैं ना, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिल सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट आपको मिला है तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है HMRC को। अब ये ए है हमारे पास पहला बेनिफिट, एसेट ट्रांसफर। अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब आपको ही पक्का पक्का दे दिया गया, तो यहाँ पे उसकी बाकी डिटेल वगैरह आ रही होती है। और इस यहाँ पे ये जो जितने भी ब्राउन बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ना जी, ये ब्राउन बॉक्सेस हो गए, ये हो गए। अब ई के लिए ये माइलेज अलाउंस, एफ के लिए ये 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 जो ब्राउन बॉक्सेस है, इसमें जो वैल्यू आ रही होती है ना, ये आपके एक्चुअल टैक्सेबल बेनिफिट होते हैं जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना होता है। अब जो सर मेरे को पहले आ रहा है, अगर आप कोई एसेट वगैरह ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब आपको ही पक्का पक्का दे दिया गया है,
या पेमेंट मेड मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने कोई पेमेंट कर दी है तो वो टैक्सेबल बेनिफिट यहाँ पे शो होगा। वाउचर या क्रेडिट कार्ड अगर दिया गया है, लिविंग एकोमोडेशन अगर आपको प्रोवाइड की गई है तो उसका जो टैक्सेबल बेनिफिट बनेगा वो यहाँ पे आएगा। दूसरा माइलेज अलाउंस आ गया। अब अभी ये देखिए सारे खाली आ रहे हैं, इट मीन इसको इनमें से कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट नहीं मिला। अब इस नीचे आता है कार एंड कार फ्यूल। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। अब अगर आप मेक एंड मॉडल कार 1 आ रहा है और F4 PHEV, डेट फर्स्ट रजिस्टर गाड़ी रजिस्टर कब हुई थी, CO2 मिशन उसकी कितनी थी, अप्रूव्ड जो इलेक्ट्रिक माइलेज है वो कितनी आ रही है, इंजन साइज, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आ रही है, लिस्ट प्राइस, गाड़ी की लिस्ट प्राइस क्या थी, बाकी कोई एक्सेसरीज वगैरह बीच में लगी है या नहीं, और ये है कैश इक्विवेलेंट और रेलेवेंट अमाउंट फॉर ईच कार। अब इस गाड़ी का जो टैक्सेबल बेनिफिट बन रहा है वो बन रहा है 1634 पाउंड। तो अगर आप यहाँ पे इस बॉक्स में भी देखें ये फिगर आ रही है विच इज टोटल कैश इक्विवेलेंट और रेलेवेंट अमाउंट फॉर ऑल कार्स मेड अवेलेबल ड्यूरिंग 22 एंड 23। मतलब इसको जो गाड़ी प्रोवाइड की गई है चलाने के लिए उसका जो एनुअल टैक्सेबल बेनिफिट बन रहा है वो बन रहा है 1634 पाउंड। तो अगर मैं एक एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से देखूं तो मुझे साल के आखिर में मेरे एम्प्लॉयर जो ये सर्टिफिकेट पकड़ा देगा और मुझे पता लग जाएगा कि मेरा टैक्सेबल बेनिफिट इतना बना है। ठीक है, सेम इस तरह बाकी नीचे आ रहे हैं। अच्छा, अभी ये कार के लिए, और ये अगर टोटल कैश इक्विवेलेंट अमाउंट फॉर गॉन ऑन फ्यूल, अगर फ्यूल भी गाड़ी के साथ प्रोवाइड किया गया था तो उसका भी बेनिफिट यहाँ पे आ जाता है। इस तरह वैन, और अगर वैन के साथ फ्यूल दिया गया है तो उसका टैक्सेबल बेनिफिट यहाँ आ जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया हो तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाती है और यहाँ पे उनकी बेनिफिट की अमाउंट आ जाती है। प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपको दी गई है वो इधर आ जाएगा। और इस तरह बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स है, तो जो आपका होगा उस पर आपका अमाउंट आ रही है और ये आपके इनकम टैक्स का पार्ट बन जाएगा। सेम इस तरह अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ P45 की, ये P45 फॉर्म है। अगेन इसमें वही एम्प्लॉय की बेसिक सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, एम्प्लॉयर की भी आ रही होंगी। अब ये एम्प्लॉयर पे रेफरेंस नंबर, ये वही एम्प्लॉयर का पे रेफरेंस नंबर आ गया। ये एम्प्लॉय का नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया हमारे पास, ये उनका नंबर नाम आ गया, मिसेस सैंड्रा मिशम आ गया। उसके बाद लिविंग डेट, वो उन्हें जॉब छोड़ी कब है, अब ये हम टैक्स ईयर 23-24 ही देख रहे हैं, 23-24। तो ये 14 जुलाई 2023 को जॉब छोड़ की गई है और इनको टोटल पे जो मिली है, टोटल पे टू डेट वो मिली है 9098 पाउंड। और जो टोटल टैक्स उनसे अभी तक डिडक्ट हुआ है वो इतना हुआ है 1001 पाउंड का टैक्स डिडक्ट हुआ है। एम्प्लॉय का प्राइवेट एड्रेस ये आ गया, पोस्ट कोड आ गया, ये एम्प्लॉयर का नेम एंड एड्रेस आ गया। दैट्स इट, हमें यही चाहिए, हमें अमाउंट कितनी बनी और हमारा टैक्स हमसे कितना डिडक्ट हुआ है, और लिविंग डेट हमें चाहिए होती है क्योंकि इस दिन जॉब छोड़ के गया है या गई। जी, तो ये 3 फॉर्म्स हैं, इनमें से किसी की कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, यू कैन रेज योर हैंड। कोई फॉर्म समझ नहीं आया या दोबारा देखना चाहते हैं, ये मैं आप लोग साथ शेयर भी कर लूंगा ग्रुप में। बहरहाल फॉर द टाइमिंग कोई चीज समझ नहीं आई है, कोई क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनीवन? जी शेख यासर साहब। जी यासर भाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, ये हम फॉर्म जो आपने बताए हैं तीनों फॉर्म P60, जी। P11D और P45, सर इस पे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे या सिर्फ ये अभी आपने ओवरव्यू दिया इसके साथ ही हमें जो अंडरस्टैंडिंग दी है यहीं तक है? प्रैक्टिकल से क्या मुराद है आपके साथ? सर कहना ये चाह रहे हैं जिस तरह ये फिल हुए हैं इस तरह हम किसी टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म फिल करेंगे, ये सारी जो चीज़ें सिनेरियो जो बने हुए हैं। ये चीजें मैं आपको जब हम पेरोल देखेंगे ना तब मैं आपको ये चीजें बता जी दूंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से कि एक बंदा जॉब जी करे, हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ रहे हैं ना राइट नाउ। जी जी सर। तो हम एम्प्लॉयमेंट इनकम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि एक यासर शेख साहब है जो कि यूके में जॉब कर रहे हैं, और वो अगर कोई इसकी कंपनी से जॉब छोड़ के जाते हैं तो उसकी कंपनी यासर साहब को इस तरह का P45 फॉर्म देगी। अगर
वो जहाँ पे फुल टाइम जॉब करे या रेंट पे वहीं पे है तो उनको P60 फॉर्म इस तरह का मिलेगा। और जो अगर कोई बेनिफिट उनको मिल रहा है तो इस तरह का P11D मिलेगा, और उसमें ये चीजें होती है और इसमें हमारे काम की कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है। इट मीन्स अगर आप कल किसी के लिए टैक्स रिटर्न बना रहे हो और उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो आप उनसे ये तीन चीजें रिक्वायर कर सकते हो। आप उससे पूछो भाई आपने पूरे साल एक ही जगह जॉब की या बीच में स्विच किया, वो क्या कहेंगे एक ही जगह के, तो आपको अभी यार कोई सिर्फ सैलरी मिली है और कोई बेनिफिट भी मिलता था, अगर वो कहते नहीं सिर्फ सैलरी मिली तो आपको जी P60 फॉर्म मुझे अपना दे दो। ठीक है। अगर वो कहते नहीं मुझे कोई और टैक्सेबल बेनिफिट भी मिला तो आपको यार P60 भी दे दो और P45 भी दे दो। अगर वो बीच में कहते जनाब मैं बीच में एक जॉब स्विच भी की तो भाई P45 भी दो, P60 भी दो, P11D भी दो। तो हम इस एंगल से जब चीजें देखें तो फिर हम ये चीजें समझ आएगी। ठीक। अभी हम पेरोल चूंकि नहीं कर रहे हैं तो दैट्स जी व्हाई ठीक ये चीजें अभी हमारे लिए रेलेवेंट। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी उस्मान शेख साहब। जी सलाम अलैकुम। मेरा ये सवाल है कि ये टैक्स जो आपने अभी इसका गाड़ी के बारे में बता रहे थे, तो ये इसमें जो जिसका हम अभी टैक्स जमा कराएंगे उसका क्या बेनिफिट है? मतलब अगर तो किसी ने किसी को गाड़ी दिया, मतलब मैं थोड़ा सा उसका वो जैसे लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमें हमारे एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी हुई है तो वो हम ठीक है अपने काम के लिए यूज करेंगे या उसके काम के लिए, तो उसका इस टैक्स में उसको क्यों बेनिफिट मिलता है? अच्छा, बाय द वे ये हमेशा एक कंफ्यूजन बनती है। हम कहते हैं टैक्सेबल बेनिफिट, ठीक है। ये हम बेनिफिट वो वाला बेनिफिट की जो आप समझ रहे हो, हम कह रहे हैं ये टैक्सेबल बेनिफिट्स, वो बेनिफिट जो आपको मिले हैं वो टैक्सेबल है और उन बेनिफिट्स पे आपने टैक्स पे करना है सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मतलब इस पे हमने जो गाड़ी मिली हुई है उस पे उल्टा टैक्स पे करना है, जी सर। और इससे इसके और इससे आप हमारा एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट होगा और हमें टैक्स पे करना होगा। नहीं, एम्प्लॉयर पे भी इस पे टैक्स पड़ता है, उसको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे करनी पड़ती है भाईजान। एम्प्लॉयर भी उसकी आप इसको, मैं आपको कह रहा हूँ टैक्सेबल बेनिफिट और आप इसको हाँ हाँ बोलते हाँ। हो बेनिफिशियल टैक्स, बोल दे के बेनिफिट मिल रहा है टैक्स। आप ये नहीं नहीं उल्टा नहीं नहीं, सुनते हो। अभी बहुत ये अच्छी समझ आ गई है कि ये टैक्सेबल बेनिफिट है, मतलब ये बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन इसका टैक्स दोगे भैया। यस एग्जैक्टली। अब देखो बेनिफिट थैंक यू। कैसे, आपको एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी दी हुई है तो मतलब आपको गाड़ी खरीदनी नहीं पड़ी तो आपको एक बेनिफिट मिला है ना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो बेनिफिट जो है ना वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर आपने टैक्स जमा कराना। सही हो गया, थैंक यू जी। जी जी इशफाक साहब फरमाएं। जी मेरा वो शेख यासिर की तरह है कि जो हम पील या जो इशफाक भाई सॉरी पता नहीं आपकी कराएंगे। आपकी आवाज बीच में ब्रेक मारती है, आई डोंट नो क्या इशू है आपकी तरफ से। कल भी आवाज में डिस्टॉर्शन होती थी, आपकी आवाज बीच में रुकती है। आप जी अब आवाज ठीक है? जी फरमाया, पूछिए क्वेश्चन। मैं आपको म्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। चले आप फिलहाल चैट में क्वेश्चन पूछ ले, मैं वो देख लेता हूँ। जी हसनैन साहब आप। जी हसनैन प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर दें और आप क्वेश्चन पूछें। हसनैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके चले हम चलते हैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल टेक्स्ट रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। और एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट रिटर्न प्रिपेयर आपको करके दूंगा, जो कि आप लोग भी देखें कि मैं उसका डेमो सेशन कैसे लेता हूँ, ताकि आप लोग भी फिर अपने लिए वो सेशन ले लें एंड देन आप उस पर प्रैक्टिस कर सके। आपने जाना है आयरिस एलिमेंट डेमो, ठीक है। आपने गूगल पे लिखना है आयरिस एलिमेंट डेमो। जी तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी iris.co.uk। आप इसको ओपन करें। यहाँ पे आपके पास सर
ट्रायल आ रहा है आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखें, क्योंकि मैं ईमेल सारी अपनी यूज कर चुका हूँ। मैं टेम्परेरी ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम, ठीक है। ईमेल एड्रेस, अपना नेम वगैरह डाल लें, बिजनेस की डिटेल डाल लें, बिजनेस नेम आपका क्या है। हाँ, अलग से कहता होता है अकाउंटेंट्स लिख देते हैं। ये चूंकि अकाउंटेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसमें आप मल्टीपल क्लाइंट्स पे भी काम कर सकते हैं। हम कहते हैं मीडियम साइज बिजनेस। हमारा टेलीफोन नंबर हमें चाहिए, खुद से मैंने यूके का नंबर डाल दिया। पोस्ट कोड, एड्रेस चाहिए आपको, तो आप यूके का कोई भी एड्रेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे करना आप बोलो कि ऐसी बात करके तो एड्रेस फाइंड नहीं, हम बीटेक का वीजा से किसी भी कंपनी का एड्रेस पकड़ लेते हैं, और कोई भी कंपनी में उठा लेता हूँ उसका ये एड्रेस एड्रेस हम कर लेते हैं। बिजनेस को ये तो सी तो लिख नहीं, उसमें क्या मतलब। पहली बार है कि इस तरह का मसला दे रही है हमें। नॉर्मली पोस्ट कोड सर्च कर लेता है, आज नहीं कर रहा। जी, हमारे पास है कि हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब क्या रहा, हमने आपको ईमेल में जो है ना एक लिंक भेजे, आप उसको फॉलो करें। ये हमारे पास वेलकम, लुक फॉरवर्ड विद, वेलकम वाली ईमेल आप ओपन करेंगे। इसमें आ गया एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। एक्टिवेट अकाउंट, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। हाँ जी। अच्छा, हमारे पास हमने जब वो पासवर्ड डाला तो हमारे पास ये विंडो आ गई है। पासवर्ड पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं। पासवर्ड आप खुद से दे दी इसको। इग्नोर कर, जब आप लोग के पास रिकॉर्डिंग में होगा तो आप जब बनाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये इस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट आपके पास वो आ जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पैकेजेस क्या ले जो भी आ जाते हैं ना। अब इसमें आपने बड़ा एहतियात से आप लोगों ने चूज करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वही चूज करना है, ठीक है। आपको ये वाला नजर आ रहा होगा, आयरिस एलिमेंट टैक्स, ठीक है। ये ग्रीन आइकन है इसका, आयरिस एलिमेंट टैक्स। इसमें देखें इंटीग्रेटेड पर्सनल पार्टनरशिप कॉर्पोरेशन टैक्स आप बना सकते हो। इसके नीचे फ्री ट्रायल भी आ रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे और ये हम इसका स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लेंगे, तो हम इसमें अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न बना सकते हैं।
30 डेज का ट्रायल होता है, 1 महीने का, तो आप 1 महीने आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सपायर हो जाए दूसरी ईमेल एड्रेस से दोबारा बना लें, जितना प्रैक्टिस कर आ जाओगे। जी, ये आ गया। ये आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड नाउ वी आर गुड टू गो। आ गया। अच्छा, ओके। ये हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर ओपन है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट हम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक क्लाइंट के बीच में ऐड कर लेंगे ताकि जिसकी हम टैक्स रिटर्न बना सके, ठीक है। अ, उस्मान शेख साहब अब अवेलेबल है? जी सर जनाब। अच्छा अच्छा, हमारे साथ ही रहिए ताकि हम एक टैक्स रिटर्न बनाए और एक एम्प्लॉय, एक बंदा ऐड करते हैं जिसके हम कहते हैं कि यार ये तीनों सोर्सेज ऑफ इनकम हम बीच में डाल लेते हैं। अब हम ठीक है। क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं, नेट क्लाइंट के क्लाइंट पे आ गए, हम कह रहे हैं इंडिविजुअल बंदा है, क्लाइंट आईडी क्या, हम खुद से एक रेफरेंस नंबर खुद से डालना जरूरी नहीं है। नाम मिस्टर दे देते हैं, उस्मान भैया आप भी बना लेते हैं, उस्मान शेख कर लेते हैं, ठीक है ठीक है साहब। जी। अच्छा, शादीशुदा है या सिंगल है सर? जी जी मैरिड। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होती है आजकल? 19 जनवरी 1984। ठीक है सर, हमने आपको डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और हमने आपको यूके भेज दिया, ठीक है सर, आप यूके में होते हैं। जी सर मैं यहीं पे हूँ जी। अच्छा चलो, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो टेंशन नहीं है। हमने आपको पोस्ट कोड भी चेंज कर दिया है, पोस्ट कोड क्लास भी चेंज कर दिया हमने, ठीक है सर। सही है। और ये भी हमने कर दिया, और आपका यूटीआर नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपकी यूटीआर नंबर यहाँ डालते हैं और एनआई नंबर, ठीक है। हम इसको से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक प्लान क्रिएट हो गया। अब ये उसको खुद ही कह दे डैशबोर्ड पे जाके स्टार्ट न्यू टैक्स रिटर्न कर लो। कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी जी। अगर आप ना बता दे तो हम किस तरह करते हैं? क्या ले जाए? हाँ जी, ये स्लो हुआ, हालांकि लेकिन स्लो ऐसा होता नहीं है। स्टार्ट न्यू टैक्स रिटर्न, ठीक है। हम टैक्स रिटर्न हम्म। स्टार्ट कर लेते हैं आपकी सर। पहली बार है कि यार इस एलिमेंट उतना स्लो चल रहा है, हम्म। हालांकि ये तो बहुत इजी स्मूथली चलता है। छोटा सॉफ्टवेयर है और ये होते सारे क्लाउड बेस्ड है, तो वो हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह आ जाता है, आ जाता है बीच में। और सर यही इसका जो एक्चुअल वर्जन जो 10 पाउंड वाला है वही यूज हो सकता है उसको बनाने के लिए, एक्चुअल टैक्सेशन के लिए। देखिए, डेमो और एक्चुअल में फर्क इतना है कि डेमो से आप सबमिशन नहीं कर सकते, उससे आप सबमिशन कर सकते, फर्क सिर्फ इतना है। हम्म। ठीक 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 ठीक। क्योंकि डेमो आप किसी भी चीज का लो तो जाहिर बात है फुल एक्सेस आपको किसी भी चीज का नहीं देते, कोई ना बिल्कुल कोई बिल्कुल। लिमिटेशन डालते हैं। इस तरह अगर लेट्स अगर ये सबमिशन करने देता है 1 महीने तक, ठीक है, तो अगर मैं फ्रीलांस भी करूँ तो मैं तो कभी कोई सॉफ्टवेयर परचेज ही ना करूँ। एक या हम्म। डिफरेंट आईडी से जी डेमो बनाते रहो, टैक्स जमा कराते रहो। अच्छा, कराते रहो। हमने क्रिएट टैक्स रिटर्न की तो हमारा टैक्स रेट 25 है, ठीक है। जो करंट टैक्स है उसके हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। टाइप, अब जो टैक्स रिटर्न होती है ना उसका फॉर्म जो होता है उसका नाम होता है SA 100 फॉर्म, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट 100 हम्म। फॉर्म नेम होता है। आपको फॉर्म का नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये। अब इसको हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। अब ये हमें टैक्स रिटर्न के अंदर ले गए, ठीक है। तो जो मिस्टर शेख SA 100 2025 हमारे पास टैक्स रिटर्न आ गई है। अब यहाँ पे हम्म। हमारे पास क्लाइंट का स्टेटस शो होता है कि भाई उसकी टैक्स रिटर्न, टैक्स अमाउंट कितनी बनी है, ड्यू कितना, फ्लैट इनका, ये सारी चीजें आ जाती हैं। डेटा इनपुट, यहाँ पे हम सारा डेटा इनपुट करते हैं। टैक्स कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ आ जाती है। टैक्स रिटर्न हमारी एक्चुअल जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है, जो एक्चुअल जो फॉर्म होता है टैक्स रिटर्न का
ये अब चल जाए तो ये हमारा एक्चुअल सही। अभी लोड नहीं कर रहा। और यहाँ से आप जो होता है नॉर्मली रिव्यू कर लेते हैं, अगर कोई एरर्स वगैरह होते हैं टैक्स रिटर्न में तो सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है और आप यहीं से फिर नॉर्मली सबमिट भी कर सकते हो जब आपके उसके पे वो हो सक्सेस। मैं फिलहाल डेटा इनपुट करते हैं सर, जी और सर। मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं इसको थोड़ा दूसरी साइड पे ले आता हूँ ताकि मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन देखूँ एंड देन हम उसको अपने टैक्स रिटर्न का पार्ट बनाते जाएं। सर तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। ऐड न्यू सेक्शन आ रहा है, ठीक है सर। मैं इसको ऐड करता हूँ, अब यहाँ से मैं हर सोर्स ऑफ इनकम ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास आ जाए न्यू सेक्शन। अब मैं यूके इनकम, फॉरेन इनकम, अलाउंसेस, रिलीफ, मिसलेनियस, ये ऊपर हेड्स आ गए। अब यूके इनकम में ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पार्टनरशिप, लॉर्ड्स अंडरराइटर हो गया, इंटरेस्ट विद यूके बैंक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स, एक्रूड इनकम, डिविडेंड, अदर डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम्प्लॉयमेंट लम सम, शेयर स्कीम, स्टेट पेंशन, अदर यूके पेंशन, इनकम फ्रॉम यूके प्रॉपर्टी। तो हम फिलहाल एम्प्लॉयमेंट इनकम देखा, तो हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पे क्लिक कर लेते हैं सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी यहाँ पे हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। इन्फॉर्मेशन पहले अब नॉर्मली आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म्स में देखा होगा कि जहाँ पे स्टैटिक लिखा होता है ये आपके लिए मस्ट हैव होता है कि इसको लास्ट में फिल करना होता है। अब एम्प्लॉयर नेम मांग रहा है। अब एम्प्लॉयर नेम में वही P60 फॉर्म जिस पे एम्प्लॉय की डिटेल्स थी, मैं वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। ए बी जॉइनरी किचन, मैं पूरा नाम भी लिखता हूँ। यह आ गया हमारे पास एम्प्लॉयर पे टैक्स रेफरेंस नंबर, ठीक है। अब ये टैक्स रेफरेंस नंबर ये वही है, ये इसका पूरा नेम आ रहा था, ठीक है। और ये उसका टैक्स रेफरेंस नंबर आ रहा था, पे टैक्स रेफरेंस नंबर, पे एम्प्लॉयर पे रेफरेंस, ठीक है। ठीक। अब लिखते हो, अच्छी बात है, नहीं लिखते हो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है डेट एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड, डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, तो ना तो आपने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ये जॉब स्टार्ट की है और ना आपने कोई खत्म किया, तो लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है। इज द एम्प्लॉय अ कंपनी डायरेक्टर, तो नहीं। डेट डायरेक्टर भी सीज्ड, क्लोज कंपनी, नहीं। हमें जो चीज चाहिए वो ये है कि पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स वाज टेकन ऑफ, वही जो ग्रॉस सैलरी हमारी बन रही थी। तो मैं वही P11D से फिगर ले लेता हूँ, 24,185.98, ये आ गया। उसके बाद पहले वो हम्म। पेरोल बेनिफिट इंक्लूड अबाउट विच अफेक्ट योर स्टूडेंट लोन, अगर कोई ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जिससे स्टूडेंट लोन अफेक्ट हो रहा है तो खैर ये भी हमारी जरूरत की नहीं है। हमारे काम की चीज दूसरी है, यूके टैक्स टेकन ऑफ, ये कितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो हमने कहा 2321.20, इतना हम टैक्स पे कर चुके। फॉर नाउ P60 से हमें यही चाहिए था, सर हमने इसको ये यहाँ पे सॉरी सेव। सर, ये ऑलरेडी किस खुशी में पे कर चुके हैं? सर जब आपको, आप यूके में जॉब कर रहे हैं ना सर, जी जी। तो आपको जब मंथली सैलरी मिलती है उससे डिडक्शन होती है इनकम टैक्स की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 जी, अब समझ आ गई। मतलब जो कि ऑलरेडी डिड्यूस हो चुका है, ये अभी से ही यस, बता देना कि ये भाई मैं दे चुका हूँ। यस। हम्म। अच्छा, तो हमारी पहली सोर्स ऑफ इनकम हमने ऐड कर दी है। अब अगर हम टैक्स कैलकुलेशन में जाएंगे तो भाईजान ये सीधे सीधा टैक्स लाइबिलिटी बता देगा। और ये जो सारे कट्टे थे ना कि इनकम को ऐड करना, फिर उसमें से पर्सन अलाउंस लेस कराएगा, फिर उस पर टैक्स रेट्स लगाएगा, फिर जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं वो एडजस्ट कराएगा, फिर उसके बाद टैक्स, ये सारा कुछ खुद ही करेगा। हम टैक्स कैलकुलेशन में वेरी जाते हैं गुड। सर। अब कल मैं ये सारी चीजें आपको मैनुअली इसलिए बता रहा था ताकि आपको आज वो चीजें समझ आए कि ये चीजें किस तरह होंगी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। हम्म। अच्छा, तो हमारी पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब जितनी भी हमने एम्प्लॉयमेंट्स डाली उन सबका टोटल हमारे पास ये आया है। हमारी टोटल इनकम रिसीव इतनी हुई है, पर्सनल अलाउंस हमारा इतना बना, वो लेस हुआ, तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 11,615। अब ये चूंकि हम्म। हमारे बेसिक रेट बैंड में आ रही थी तो इसके ऊपर यहाँ पे बेसिक रेट बैंड लगा 16,000 पे 20%, जहाँ की आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स इतना बनता है, ठीक है, 2,323 पाउंड। और यहाँ पे आ रहा है माइनस टैक्स डिडक्टेड, वो टैक्स जो आपसे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, जो हमने अभी डाला था, जो टैक्स ऑलरेडी पेड था वो आ गया, वो डिडक्ट हुआ। तो इतनी लाइबिलिटी थी आपकी, इतना टैक्स आपने ऑलरेडी पे किए हुए ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट, तो आपका इनकम टैक्स ड्यू जो है वो 1.8 पाउंड्स बना है, और ये आपने HMRC को पे करना। सही हो गया सर। जबरदस्त। ये तो सर बहुत सिंपल हो गया, बिल्कुल। ऐसे ही है वो, सिंपल ही है, इतना मुश्किल ही है यार। अच्छा, हम्म। अब
अगर उस्मान भाई हम बात करें कि जो हमें वो गाड़ी मिली थी, ठीक है जी, हाँ जी, वो हम कहते कि इसी जॉब से ही हमें मिली है, ठीक है सर, जिस पे हम वैसे ही खुश हो रहे थे। जिस पे हम वैसे खुश हो रहे थे, हम वो उस गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो चलो वो एक किसी और बंदे की थी, लेकिन हम एज्यूम करें कि यार इसी बंदे को गाड़ी भी मिली हुई थी। तो अभी तक हमने उसी एम्प्लॉयमेंट इनकम में गए, ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी सैलरी डाल ली थी और टैक्स डिडक्टेड जो हमसे ऑलरेडी डिडक्ट हुआ था वो डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम्म। स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे नीचे बेनिफिट्स आ गए। These amounts will be on form P11D from your employer। यहाँ पे जो आपने बेनिफिट्स डालने हैं जो आपके एम्प्लॉयर से P11D फॉर्म मिला है उसमें अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे अपने लिख दे रहे हैं। हम्म। अब अगर हम यहाँ पे देखें सर, हमें P11D में कौन सा बेनिफिट मिला था उस्मान साहब? सर हमें एक अदद गाड़ी मिली थी। एक अदद गाड़ी मिली थी, ठीक है जी, और जिसका टैक्सेबल बेनिफिट कितना था हमारा? 1634। 1634। तो अगर आप मुझे यहाँ पे बता दें तो ये सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं ना, कंपनी कार, फ्यूल फॉर कंपनी कार, कंपनी वैन, फ्यूल फॉर कंपनी वैन, ट्रैवल एंड सब्सिस्टेंस पेमेंट, प्राइवेट मेडिकल, टेलीफोन, प्रोफेशनल फी, वाउचर, क्रेडिट कार्ड, एक्सेस माइलेज अलाउंस, गुड्स एंड अदर एसेट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन। तो हमें इनमें कौन सा बेनिफिट मिला? हमें कंपनी कार मिला। कार। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा जो कि थी 1634। ठीक हो गया सर? जी बिल्कुल। इसका इसका सेव कर लेंगे यहाँ पर। अब हमारा टैक्सेबल बेनिफिट भी बीच में आ गया। अब हम टैक्स कैलकुलेशन में जब जाएंगे सर, तो यहाँ पे आगे सर कि पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम थी वो 24,185 थी, प्लस बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस रिसीव, जो आपको बेनिफिट्स रिसीव हुए वो काट के ये हो हम्म। गए। तो टोटल फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स आपको जो इनकम रिसीव हुई है वो हुई है 25,819। अगेन उसमें से परसेंट लॉस लेस हुआ, आपकी इनकम अभी 13,249 बन गई। स्टिल 37,700 से नीचे है, उसमें बेसिक रेट बैंड लगा 20%, आपका इनकम टैक्स बन गया 2,649 पाउंड एंड 80 पेंस। उसमें से आपने क्या किया, जो एम्प्लॉयमेंट इनकम में आप ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड आपसे हुआ था वो लेस कराए। नाउ योर इनकम टैक्स लायबिलिटी इज अप बाय 328 पाउंड एंड 326 60 20। पेंस मतलब सर ये गाड़ी मुझे 327 पाउंड की पड़ गई तकरीबन आपको 327 पाउंड की पड़ गई। लगभग। सर अगर आप साल के 327 पे भी आप रो रहे हैं तो फिर तो रहना दे सर। 2500 सीसी आपको क्या कहता है, टोयोटा रैव4 PHEV मिली हुई है, फोर मिली। 2021 मॉडल, 45-46 हजार पाउंड की गाड़ी मिली हुई है, खुदा का खौफ करेगा। नहीं नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है। सर ये इतना चुप हेलो कैसे कौन बोला है? कौन बात कर सर, आवाज़ आ रही? जी असलम भाई फरमाएं। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गाड़ी जिस तरह ये गाड़ी की टोटल प्राइस है 1634, या ये कंपनी ने हमें काश पैसे दिए हैं? काश आपको 1634 की यूके में रैव4 PHEV मिल जाए। सर देखे ऐसा होता है, ऐसे कंपनी ने गाड़ी खरीदी है 46,000 पाउंड की, ठीक है जी, वो और जी। उसने वो अच्छा गाड़ी अच्छा। आपको दी है चलाने के लिए। सही हो गया? जी जी। अब जी उस गाड़ी का जो एक मॉनेटरी टर्म में एक वैल्यू कैलकुलेट की गई है एज पर HMRC की, यार आपको मॉनेटरी टर्म में इतने का बेनिफिट मिला है, ठीक है, कंपनी की तरफ से। वो अमाउंट है हम्म। 1,634 पाउंड, और ये अमाउंट टैक्सेबल है, तो इस अमाउंट पे आप टैक्स पे करोगे। जी सर, यानी गाड़ी की असल कीमत जो है वो 46,000 है। जी। और सर ये 1600 जो है ये कोई परसेंटेज कैलकुलेट करके आया है, या किस तरह से उन्होंने ये कैलकुलेट किया होगा? इसकी अपनी कैलकुलेशन होती है। आप जरा एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से देखो, ये आपका हेडेक नहीं है, ये आप जिसका जॉब कर रहे हो ये उसका काम, ठीक है, वो ये कैलकुलेट करता है, और वो आपको जस्ट एक फॉर्म प्रोवाइड कर देता है P11D, और उसमें आपका बेनिफिट मेंशन होता है कि इतना आपको बेनिफिट मिला है और इसके ऊपर आप टैक्स पे करें HMRC। जी ठीक हो गया सर। और सर जब आप एम्प्लॉयमेंट का पढ़ाएंगे उसमें ये चीज़ें बताएंगे कि ये किस तरह कैलकुलेट करना है? बिल्कुल आपको बता देंगे सर, नेक्स्ट क्लास में हम यही बताते हैं जी जो ठीक है बेसिक सर, है। थैंक यू। लेकिन इसके आपको अगर आप एज एम्प्लॉयर भी हो, आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप कोई ना कोई पेरोल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हो, ठीक है जी, और पेरोल सॉफ्टवेयर में ये चीजें ऑटोमेटिक होती है। आपने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि गाड़ी की खरीदी कितनी की है,
एम्प्लॉय को आपने अवेलेबल किया मतलब चलाने के लिए, तो वो खुद ये सारी जी जी चीजें कैलकुलेट होती हैं। ठीक। 12 लाख और आपको मैनुअली करना सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है, जब गाड़ी के ये पैसे हमने ऐड नहीं किए हुए थे तो हमारा टैक्स बन रहा था 1.80 जो हमने पे करना था। है। जी। तो सर बाकी तो बिल्कुल सारा सर। हमने टैक्स दे दिया था अपनी सैलरी से, तो ये किस तरह से 1.80 किस तरह से रह गया था? मतलब बाकी तो मंथली हमारा टैक्स कट गया, तो ये थोड़े से पैसे किस तरह बच गए थे? वो मतलब मंथली में क्यों नहीं कटे? सर देखो, अब हमने जो P60 की वैल्यू ली है ना, वो था 2022-23 के पीछे। ठीक है जी। जी हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं 2024-25 की। थोड़ा बहुत जी टैक्स जी में ऊपर नीचे चीज आ जाती है ना, और खैर ये कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है ना कि यार जितना टैक्स हो सारा का सारा कटेगा। 1-2 पाउंड ऊपर नीचे हो जाते हैं, नॉट अ बिग डील। और 1.8 पाउंड के लिए HMRC आपसे पैसे मांगेगा भी नहीं, वो कहेगा अगले टैक्स रिटर्न के साथ दे दो, कोई मसला जी ठीक है सर, थैंक यू। नहीं। आप लोग तो गुस्से ही हो जाते हो यार, क्या हो गया? टेंशन ना लो यार, इतना मुश्किल नहीं है, रिलैक्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे उस्मान भाई एक और हरकत करते हैं। हम कहते हैं कि उस्मान साहब जो है ना, एक जॉब छोड़ के भी आएंगे इस नेक्स्ट ईयर में। ठीक है जी। जब जी भी सर। ये 45 फॉर्म का सही है सर। तो बिल्कुल हम सर। आपकी एक और एम्प्लॉयमेंट बना रहे हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट किसी और के पास थी आपकी। तो सर यहाँ पे हम दोबारा एम्प्लॉय का नाम लिख लेंगे, विच इज आर हैंडलिंग लिमिटेड। और उसके पेई रेफरेंस जो था हमारे पास, दैट वाज 419 स्लैश। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ये चीज जरूर मेंशन करें, डेट एम्प्लॉयमेंट सीज, कि आपने जॉब छोड़ी तब। तो हम कहते हैं कि 14/07/2024 कर देंगे। वो उधर 23 था, लेकिन हम उसको अपने टैक्स ईयर में ला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जी सर। 2024 में अपनी जॉब छोड़ दी थी। एंड अगेन, कितनी सैलरी आपको ग्रॉस मिली थी? वो थी 9198.06। एंड कितना टैक्स आपने पे किया था? 1001 पाउंड का आपने टैक्स पे किया था। और इसको इसमें ला करके सेव कर देंगे आप। ठीक है जी। नाउ हमारी दो एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई है। अगर अब हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन में जाएंगे, चला जाए यार, नहीं जा रहा। ये तो आज कोई बहुत ही स्लो चल रहा है। यार आज पता नहीं क्यों, हालांकि पूरा ठीक है, मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। हालांकि इंटरनेट पहले भी जो मेरी नॉर्मल स्पीड है उसी पे ही आ रहा हम्म। था। Happens sometime। जी आगे। अब पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट। अब जो P60 की एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है वो, और जो P60 की ग्रॉस सैलरी थी 9198 पाउंड, वो दोनों मिलके इतनी बनी। टैक्सेबल बेनिफिट आपके नीचे अलग से शो हो गया। आपकी टोटल इनकम इस वक्त बन रही है 35,017 पाउंड, जिसमें से आपका पर्सनल अलाउंस लेस हो गया। टैक्सेबल इनकम बनती 22,447 पाउंड, जो कि स्टिल बेसिक रेट बैंड में आ रही है। इसके ऊपर 20% टैक्स लगा। आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी हम्म। 4,489 पाउंड एंड 40 पेंस। और यहाँ पे अगर आपको याद हो, 1,001 पाउंड P45 में आपसे ऑलरेडी टैक्स रिडक्शन हो चुकी थी। बिल्कुल। और P60 में 2321 करके कुछ अमाउंट वो थी। तो कुल मिला के P60 और P11D, P60 और P45 में जॉब की ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड था, वो दोनों ऐड होके 3,322 पाउंड बने। तो आपके 4,489 पाउंड से टैक्स डिडक्टेड लेस हुआ, तो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन गई 1,167 पाउंड, जो कि आपको HMRC को पे करने हैं बिफोर 31 जनवरी 2026। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया सर? जी। किसी को कोई पॉइंट कुछ चीज समझ नहीं आई तो प्लीज यू कैन आस्क एनीवन। यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आई विल कॉल योर नेम एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। कोई बंदा जिसको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट की समझ नहीं आई है, फील फ्री टू आस्क। बंदा रेज हैंड नहीं कर रहा। उस्मान भाई, आपको इसका मतलब पता है? सर इसका मतलब है कि सब या सब सो रहे हैं
और या सबको समझ आ गई है? नहीं, इस हो रहे नहीं, इसके दो मतलब और होते हैं। या तो सबको हर एक चीज समझ आ गई है, या तो सबको किसी भी चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, इन दोनों में से एक ऐसे ही है, सिचुएशन हो सकती है। बट ऐसे ही है। हम हम अपना दिल खुश करने के लिए कह देते कि यार सब कुछ समझ। ठीक है। बिल्कुल। जी साहब, साहब फरमाए। ये साहब साहब ने अभी कह अच्छा रहे सर वो जी शर्म छुपाने के लिए ना कि यार इज्जत बची रहे, चले मैं पूछ लेता हूँ कुछ। पूछे पूछे साहब ने। सर ऐसा ही है सर। सर सवाल इस तरह है कि अगर जैसे एक बंदा जॉब कर रहा है किसी जगह पर और उसने जॉब छोड़ दी है, तो जो पहले का जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होगा, ये जो फॉर्म्स हैं जैसे P45 हो गया, P60 हो गया, P11D हो गया, ये क्या हमें पिछले एम्प्लॉयर से लेने पड़ेंगे या हम ये खुद भी निकाल सकते हैं अपना NI नंबर डालकर? देखो, जब आप एक जगह से जॉब छोड़ते हो ना, तो वो एम्प्लॉयर आपको देता है लिविंग सर्टिफिकेट काइंड ऑफ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं P45 फॉर्म। ठीक है, और ये आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो लेट्स से अव्वल तो एम्प्लॉयर का कुछ नहीं जाता अगर वो आपको ये प्रोवाइड करे। लेट्स से आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो जाहिर बात है उसने नेक्स्ट मंथ भी तो पेरोल जमा कराना है HMRC को, ऐसा ही है। तो नेक्स्ट जी पेरोल में जाहिर बात है आपकी सैलरी नहीं आएगी क्योंकि वो आप चले गए हो। तो HMRC के पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, क्योंकि वो बाकी जैसे 5 एम्प्लॉइज और थे और एक आप थे। तो जब नेक्स्ट मंथ की सैलरी जाएंगी, पे स्लिप्स जाएंगी, RTI सबमिट होगी, तो उसमें एक बंदा कम होगा और मेंशन होगा कि यार जैसे साहब साहब जो थे ना वो लीव कर गए इस दिन पे। ठीक है, तो आपका HMRC के पास भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। हर महीने जब पेरोल सबमिट होता है तो आपकी ग्रॉस सैलरी भी जा रही होती है, कितना इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, कितना नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ है, तो HMRC के पास भी आ रहा है। तो अव्वल तो P45 फॉर्म आपको एम्प्लॉयर देता है, जो कि देता है, कोई इसमें वो चीज नहीं होती कि एम्प्लॉयर आपको ना दे। नहीं तो आप HMRC से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन चैट, वेब चैट्स के थ्रू भी आप उनसे मंगवा सकते हो, वो आपको बाय पोस्ट भी भेज देते हैं। ठीक है, और P60 वगैरह जो है ना ये भी आप अव्वल तो एम्प्लॉयर देता है, नहीं तो आप HMRC से भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। यानी कि ये है कि एम्प्लॉयर से अगर उस एम्प्लॉय का झगड़ा हो जाता है या कोई बात है या वो छोड़ देता है जॉब और वो ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, तो एम्प्लॉय जो है वो HRMC से HMRC से ये डिमांड भी कर सकता है, ये तीनों चीज़ें, चार तीनों चीज़ें। यार आप उनको कॉल कर दो कि यार मुझे अपने इस साल के ये वाले फॉर्म्स चाहिए, तो वो आपको कह देंगे विद इन 2 वीक्स आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको रिसीव हो जाएंगे। और सर मैं एक ऑलराइट चीज ऐड सर। कर सकता हूँ? जी उस्मान भी फरमाए। ये उसमें सिर्फ ये है कि अगर तो उसने पे किया हो तो ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड होगा, क्योंकि या जी कुछ बिल्कुल। ऐसे भी होता है कि पे ना हुआ हो तो फिर तो ऑब्वियसली उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब जाहिर बात देखिए, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले कहते हैं दो तरह के लोग जॉब कर सकते हैं, एक ऑफ द रिकॉर्ड, एक ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड जो हम्म। लीगल तरीका है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जाहिर बात हम लीगल चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल। हम उसका सिनेरियो बता रहे हैं। अब एक बंदा पेरोल पे रजिस्टर है ही नहीं, डेली वेज ले रहा है जी, कितने भी ले रहा है, ठीक है, वो तो पेरोल पे है ही नहीं, एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास, तो उसके HMRC के पास कहाँ से रिकॉर्ड आने हैं फिर। बिल्कुल अलबत्ता सही। अगर आपने कह दिया भाई यहाँ जॉब कर रहा था और भी P60 दे, तो दोनों फंसोगे। हम्म। हम्म, ठीक है। ठीक हो गया सर। जी शेख यासर साहब आप फरमाएं। सर सवाल मेरा ये है कि एम्प्लॉयज़ को अदर बेनिफिट्स में काफ़ी कुछ दिया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में EOB आई है, या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, या इस तरह के और मेडिकल अलाउंसेस होते हैं। तो सर वो इस फॉर्म के अंदर या UK में किस तरह हैंडल होंगे, जिस तरह अदर देखो बेनिफिट्स में हमने कार के ऊपर। जी। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोग को नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा और ये फॉर्म्स वगैरह भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो वो नोट्स पे जो है ना, वहाँ पे कुछ एग्जाम्प्ट बेनिफिट्स हैं कि जो आपको अगर आपकी जॉब की तरफ से मिलते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होते। तो ना वो आपको कहीं शो कराने होते हैं, ना वो P11D का पार्ट बनते हैं, तो वो जस्ट एक बेनिफिट होते हैं। तो वो काफी 20-25 किस्म के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे कि यार ये वाले बेनिफिट एग्जाम्प्ट होते हैं।
अच्छा, जहाँ तक आप बाकी जिस तरह हमारा EOBI होता है, पेंशन कंट्रीब्यूशन, यूके में भी बिल्कुल होता है इस तरह। इनकम टैक्स डिडक्शन आपकी सैलरी से होती है, और सेकेंडली नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन होती है। तो बेहतर ये जब हम पेरोल करेंगे ना, तब आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर से समझ आ जाएंगी। फॉर द जी टाइम ठीक है बिंग सर, थैंक कोशिश यू। करें जो जो चीजें मैं करवा रहा हूँ, जितनी करवा रहा हूँ ना, उसको उतने तक ही रखें, ठीक है। हाँ, पूछ रहा हूँ, बिल्कुल पूछ लेकर, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि यार हम आगे कवर करेंगे या नहीं, हम अब नहीं करेंगे, तो मैं आपको जिस तरह भी होगा आपको सुझाव दूंगा, ठीक है। बस वो सर सवाल आता है, यानी कि जिससे कंपनसेशन मिल रही ये है, मसला नहीं। तो बस उसको देखते हुए वो सवाल माइंड में आता है। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल आप पूछे, जिस तरह आपने पूछा, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने पूछा कि यार पेंशन वगैरह जिस तरह पाकिस्तान में EOBI वगैरह से डिडक्शन होती है, ये यूके में होती है नहीं होती, अगर होती है तो किस तरह होती है। तो इंशाल्लाह जब हम नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जब हम एक्चुअली पेरोल रन करेंगे तो उसमें भी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक ओके सर, ओके, थैंक यू। है। जी, एनीवन एल्स, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास समाप्त करते हैं। एनीवन? चले, चले, बाकी फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है आप सबसे। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। होप नेक्स्ट वीक दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।